नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू जियोपॉलिटिकल एनालिसिस चैनल फॉर जियोपॉलिटिकल एंड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस। दोस्तों, जैसे हमने पार्ट वन पार्ट टू में ऑलरेडी देखा है, जो कि ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पे के ऊपर पार्ट वन और पार्ट टू बनाया था। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो सो मच। आज उसी कंटिन्यूएशन में एम्ब्रिज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें एम्ब्रिज क्या है और वह ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पे से कैसे कनेक्टेड है। जैसे कि हम सबको मालूम है और पहले वीडियोस में डिस्कस किया था कि ब्रिक्स समिट के दौरान जो कज़ान में था, उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी अपने हाथ में लिया था और उसके बाद वह वर्ल्ड न्यूज़ बना, जो कि वर्ल्ड लीडर्स और जो ब्रिक्स लीडर्स थे उनको दिखाया गया। इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक एम्ब्रिज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रिज क्या है और इसका ब्रिक्स में कैसे इंटीग्रेशन हुआ है, मतलब इसमें ब्रिक्स से ये कैसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन को जब हम एंड करेंगे तो इसकी हमारे पास जो जानकारी होगी वह होगी कि एम्ब्रिज क्या है और उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेकंड, एम्ब्रिज जो हमारे लेगेसी पेमेंट सिस्टम है उससे बेहतर क्यों है, व्हाई इट इज़ बेटर। थर्ड, एम्ब्रिज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को किस तरह से एनहेंस करेगा। फोर्थ, एम्ब्रिज की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या क्या हैं। फिफ्थ, इकोनॉमिक पोटेंशियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सिक्स्थ, क्या मेन चैलेंजेस हैं जो कि एम्ब्रिज फेस करेगा, और सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल होता है इसमें, और फ्यूचर्स प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में इस डिस्कशन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह है प्रेजेंटेशन दो पार्ट में होने वाला है, जो ये मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है। ये सारा इंडिकेशन पार्ट वन में और ब्लैक वाला पार्ट टू में कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज एम्ब्रिज, एम्ब्रिज क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में बात मानते हैं, पहले एम्ब्रिज में बात करते हैं। एम्ब्रिज एक मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज, इसका दूसरा नाम, एम का मतलब मल्टीपल, सीबीडीसी ब्रिज। नाम में ये सीबीडीसी इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ ब्रिज बोला जाता है, तो मल्टीपल सीबीडीसी ब्रिज एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिस जिसमें कई सारे सेंट्रल बैंक्स, इनिशियली चार जिसके बारे में हम डिटेल करेंगे, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जिसको बीआईएस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मिलके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह एक प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, यह एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू रियल टाइम, पीयर टू पीयर और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स किए जा सकते हैं। इस पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है। और इस जब हम एम्ब्रिज प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सीबीडीसीज की बात करते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक करेंसी है। तो जब ये प्रोजेक्ट इन एंटिटीज ने शुरू किया, उसमें हर कंट्री की डिजिटल करेंसी को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया। तो ये ब्रिज एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे पुराने सिस्टम्स में स्विफ्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म था, वैसे ही एम्ब्रिज एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। यह ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बनाया था। उस ब्लॉक चेन का नाम, क्योंकि ये एम्ब्रिज एक प्रोजेक्ट था, तो उसको हम एम्ब्रिज लेजर का नाम देते हैं। एक एम्ब्रिज लेजर है जो कि एक पेमेंट सिस्टम है। जो मैंने ये रेड से आपको यहां दर्शाया है दोस्तों, ये इट डज नॉट इन्वॉल्व यूएस डॉलर्स। इसका एक, जब हम इसको ब्रिक्स से कनेक्ट करते हैं, इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट आया था, ये ब्रिक्स के लिए नहीं था। यह एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था एम्ब्रिज, जिसको सीबीडीसीज को लेके ट्रांजैक्शन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना था, कि कॉन्सेप्ट प्रूफ करो और उसका इम्प्लीकेशन कहाँ पर अप्लाई कहाँ करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अप्लाई करने का जो बारी आया, वो ब्रिक्स करेंसी के बारे में हाल ही में चर्चा हुई। उससे पहले ब्रिक्स करेंसी के और ब्रिक्स पे से एफिलिएशन इसका शुरू में नहीं था। लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स और बीआईएस इन्वॉल्व था, तो उसमें सिर्फ उन्हीं बैंक्स की करेंसी इन्वॉल्व थी जो बैंक्स इसमें काम कर रहे थे। वो हम आगे देखते हैं। डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, इसमें इनिशियली 5 एंटिटीज ने हिस्सा लिया। ये 5 एंटिटीज हैं, द हांगकांग बैंक, द हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसको HKMA से नाम से हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, बैंक ऑफ थाईलैंड इन्वॉल्व था, द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, द डिजिटल करेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ये 4 एंटिटीज थी जो बैंक लेवल पे इन्वॉल्व थी। और नेक्स्ट एंटिटी थी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स।
इनोवेशन हब, कौन सी कंट्री में ये इनोवेशन हब? हांगकांग सेंटर। तो बैंक ऑफ बीआईएस के कई इनोवेशन हब्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। जो हांगकांग सेंटर था वो इन्वॉल्व था इस प्रोजेक्ट में। तो 5 एंटिटीज, 4 + 1 5 एंटिटीज, और इस प्रोजेक्ट में कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स थे जो कि 25 एंटिटीज थी। और ये 25 एंटिटीज यहाँ पर मैंने लिस्ट की हुई हैं, इसको डिटेल में एक बार नज़र मार लें। कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा जानने की ज़रूरत था कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी इसमें इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के रूप में इंक्लूडेड थे। इंपॉर्टेंट वाली बात जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इंडिया इज़ नॉट हेयर। इंडिया यहाँ पर कहीं नहीं है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, क्या इंडिया इनोवेशंस में पीछे रह रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जानना ज़रूरी है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसमें क्यों शामिल हैं। दोस्तों, इस बात को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इनिशियली जब प्रोजेक्ट एम्ब्रिज आया, तो इसका प्रोजेक्ट का कोई इंटेंशन नहीं था कि डॉलर को बाहर रखेंगे या फिर हम ब्रिक्स करेंसी या ब्रिक्स पेक में इस एम्ब्रिज को यूज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मेन मुसमद्दा था कि हम क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसीज के सीमलेस ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इस्तेमाल करके एक पेमेंट सिस्टम डेवलप करें। जब ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और पेमेंट सिस्टम डेवलप हो गया, उसके बाद ब्रिक्स नेशंस ने इस सक्सेस को अपने इस्तेमाल करने के लिए अडॉप्ट करना चाहा कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे, और इन्होंने एम्बाइब किया इसको। इसका इम्प्लीकेशन क्या है हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो जब ये सक्सेसफुल हो गया, तब ये ब्रिक्स में बाद में एब्जॉर्ब किया गया। इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्विकली हम कवर करते हैं। सितंबर 2021 में इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि एक सेकंड फेज ऑफ एम्ब्रिज प्रोजेक्ट जो ये 5 एंटिटीज़ थे इन्होंने लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट जारी की थी कि हम सेकंड फेज को लॉन्च कर चुके हैं। फिर एक पायलट फेज था जिसमें एक पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने सारी एंटिटीज़ ने में इन्वॉल्व थे, जिसमें रियल कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस की गई और बहुत ही सक्सेसफुल इस पायलट प्रोजेक्ट को पाया गया। उसमें सिलेक्टेड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडेड थे जो कि 4 ज्यूरिडिक्शंस में काम कर रहे थे। जैसे वो 4 नेशंस इन्वॉल्व थे, उनकी एक ज्यूरिडिक्शन थी, अपने अपने इलाके में वो अपने ट्रांजैक्शंस को कामयाब तरीके से इस पायलट फेज में ख़त्म किया। लेटर ऑन जो हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी है उसने एक इंटेंट जाहिर किया जो कि 2024 में, कि हम बहुत ही जल्दी एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट एक लेकर आएंगे जो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है इन रियल सिनेरियो। जून 2024 में यह इतना सक्सेसफुल हुआ कि सऊदी अरेबिया सेंट्रल बैंक इस प्रोजेक्ट में परमानेंट मेंबर की तरह ज्वाइन हो चुका था। अक्टूबर 24 जब ब्रिक्स समिट हुआ था, तब बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने रिपोर्ट किया कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम इस एम्ब्रिज प्रोजेक्ट को शट डाउन कर देंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट को हम शट डाउन कर देंगे। दोस्तों, जो मैंने इम्प्लीकेशन के बारे में बताया था वो यहाँ पे स्ट्राइक होता है, क्योंकि ये ब्रिक्स समिट में एम्ब्रिज को ब्रिक्स पे और ब्रिक्स करेंसी को ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल जब ब्रिक्स करेंसी ने बोला कि करेंगे, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रेशर में आके बीआईएस, क्योंकि एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये डोमिनेट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने फिर प्रेशर का इस्तेमाल किया और फिर बोला कि एम्ब्रिज प्रोजेक्ट को क्लोज किया जाए, ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पे को सक्सेसफुल ना किया जाए। अभी हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रिज की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अगर आपने हम मेरी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करेंसी ब्रिक्स करेंसी के ऊपर देखी हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स एम्ब्रिज के बहुत क्लियर होंगे। एक रियल टाइम क्रॉस बोर्डर सेटलमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है वह इंटरनेशनल सेटलमेंट में होता है। रियल टाइम होना चाहिए कि एक एंटिटी ने पे किया और दूसरी एंटिटी को पैसा मिल गया। कॉस्ट रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ट्रेड को बहुत महंगा बनाते हैं। एक दूसरा मुद्दा था ये करना है। एफिशिएंसी, पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारा स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है वह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुआ था और उसके बाद से उसमें कोई इनोवेशन नहीं है। वो मैसेजिंग सिस्टम है, काफ़ी उसकी ड्रॉबैक्स हैं जो हम आगे स्लाइड्स में बातें करेंगे। तो एफिशिएंसी लाना बहुत ज़रूरी था। टेक्निकल इनोवेशंस जो कि हमने बात की कि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला एक इनोवेशन था कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे ताकि ये सारे जितने भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स नेशंस हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके अफोर्डेबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट सॉल्यूशंस में। कोलैबोरेशन इंक्लूड करें, क्योंकि एक यूनिफाइड अप्रोच, अभी क्योंकि सीबीडीसीज
डेवलप हो रहे हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि एक यूनिफाइड अप्रोच हो, लेवल प्लेइंग फील्ड, हर एक कंट्री एक चीज़ तरह की तरह उसको फॉलो करे, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस ऐसा रहे ताकि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद सारे प्रोटोकॉल सीबीडीसीज के एक ही लेवल पे फॉलो किए जाएं हर एक कंट्री के थ्रू। स्केलेबिलिटी हो, आज चार जैसे एम्ब्रिज को 4 एंटिटीज़ इंक्लूडिंग बीआईएस 5 एंटिटीज़ ने प्रूव किया, ऐसे ही अगर 100 कंट्री इसमें आना चाहें तो इसको स्केल किया जा सके, अगले लेवल पे लेके जा सके। और इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं वो सीबीडीसीज के इंटरऑपरेबिलिटी और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हम इस पे फॉलो कर सकें। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे एम्ब्रिज के, जिसके ऊपर ये शुरू हुआ था। हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एम्ब्रिज का, एम्ब्रिज लेगेसी सिस्टम जो है उससे बेहतर क्यों है, कैसे है। अभी इस डायग्राम में जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें हमने लेगेसी सिस्टम डिफाइन किया है और इसमें हमने एम्ब्रिज चीज़ को डिफाइन किया है। क्विकली सबसे पहले लेगेसी सिस्टम स्लो है। अब वो स्लो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेंसिव है, स्विफ्ट डिपेंडेंट है, डॉलर डिपेंडेंट है, बैंक एक्सचेंज जो होते हैं वो सिक्योर मैसेजेस के ऊपर करता है बट उसकी सिक्योरिटी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जो कि पहले पॉइंट को सपोर्ट करता है। और जैसे कि हमने रिसेंट लड़ाई में देखा कि स्विफ्ट को वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं लेगेसी सिस्टम के, वो सिस्टम को ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ी और इसलिए एम्ब्रिज का उत्पत्ति हुई। अभी मैं ये समझाता हूँ कि ये जो पुराने सारे डिसएडवांटेजेस किस तरह से काम करते थे। मान लीजिए कि एक ट्रेड हुआ और उसमें कंट्री, इसको मान लेते हैं ये इंडिया है, रशिया का एक दूसरा पार्टनर है जिसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पेइस अपने लोकल बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई सारी डिटेल्स देगा कि मेरे को इसका नाम, नंबर, कंपनी, इसकी पूरी डिटेल्स, इसकी बैंक की डिटेल्स, कितना पेमेंट करना है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस की पूरी डिटेल, कौन सी डेट को, कितनी क्वांटिटी, ये सारी डिटेल्स ये अपने बैंक को पास करेगा कि इस वाली एंटिटी को पेमेंट करना है। अब इसका जो प्रोसेस टाइमिंग है ये सबको टाइम कंज्यूमिंग है और हर स्टेज पे ये टाइम ऐड होता चला जाएगा। ये एक इंटरमीडिएटरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इंटरमीडिएटरी नंबर 4 और फाइनल जहाँ पैसा पहुँचना है नंबर 5। जब ये उसको डिटेल्स पास कर देगा तो ये डिपेंड करता है कि ये प्लेयर छोटा प्लेयर है पेयर या बहुत ही बड़ी कंपनी है। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस जैसी कंपनी है, अपने बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन है, तो ये काम फास्ट हो जाएगा। अगर ये बहुत छोटी सी कोई कंपनी है, ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा। यही कमर्शियल बैंक फिर अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, बोले कि ये ट्रांजैक्शन रशिया वाले बैंक से करनी है, फिर वही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होंगी। यहाँ पर दोनों कंट्रीज के पास अपने अपने कंट्री में लेजर्स होते हैं। इस कंट्री के पास भी एक लेजर है और इस कंट्री के पास भी एक लेजर है। इंडिया वाला बैंक रशियन बैंक को बोलेगा कि भाई हमको लेट्स से फॉर एग्जांपल $100 मिलियन का ट्रांजैक्शन करना है, डॉलर्स। और जैसे ही ये इसको बताएगा, इसको पूरी डिटेल्स देगा, किसको देने हैं, इस वाले बैंक के थ्रू इस वाले पेई को देने हैं, इनवॉइस ये है, डेट ये है, सारा डेटा उसको पास करेगा। अब डेटा इसके पास आ गया, ये कुछ टाइम लेगा, फिर ये डेटा इसको पास करेगा और फिर फाइनली ये इसको पास करेगा और यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ भी कंज्यूम होगा। जब ये वेरीफाई होगा तो फाइनल क्या होगा कि इसके पास जो लेजर है इसमें माइनस हो जाएगा $100 मिलियन और यहाँ पर प्लस हो जाएगा $100 मिलियन कि भाई इंडिया से रशिया के पास इतने का ट्रेड फलाने फलाने अकाउंट में चला गया। तो ये दोनों सेंट्रल बैंक्स अपने लेजर में ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस पूरा मैनुअल है। हालांकि बीच मैनुअल का मतलब ये है कि टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर लेवल पे कॉस्ट लगेगी और इंटरमीडिएटरी अपने कमीशन लेंगे। अब जब इस लेवल की बात करते हैं, जब कंट्री टू कंट्री ट्रांजैक्शन होता है, हर वैल्यू का ट्रांजैक्शन डॉलर्स में ही होगा, क्योंकि इसमें जब ट्रांजैक्शन करेंगे फाइनली इसमें मैसेजिंग किसके थ्रू होगी, स्विफ्ट के थ्रू होगी, IFT स्विफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन और मैसेजिंग होगी। ये जो इससे कम्युनिकेशन कर रहा है ये स्विफ्ट के थ्रू मैसेज दे रहा है कि इतने $1 मिलियन, इतने सारी डिटेल्स स्विफ्ट के थ्रू जा रही है। अब ये बीच में जब स्विफ्ट आ गया, ये वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम है, ये वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम बीच में डॉलर्स के ऊपर ही निर्भर है।
तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, आई होप ये डायग्राम के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट की जा रही है और इस पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ पर है, स्लो, एक्सपेंसिव, ये सारे जितने भी डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हैं। अब ये सारे डिसएडवांटेजेस को पूरा करने के लिए या खत्म करने के लिए अब आया एम्ब्रिज। एम्ब्रिज क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब इसको समझते हैं। ये करता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स के ऊपर काम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ये तो हमने समझ लिया। अब इसको समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बीसीटी आर्किटेक्चर, ये दो लेयर पे काम करता है। दो लेयर्स होती हैं इसमें। लेयर्स को मैं समझाता हूँ, लेयर 1 और लेयर 2। अब होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में कि हर एक पार्टी के पास अपना एक इंडिपेंडेंट लेजर होता है। जैसे इसके पास, इन दोनों के पास लेजर था, यहाँ पर हर एक के पास एक लेजर होता है और एक सेम लेजर सभी के पास रिफ्लेक्ट होता है। और पेयर ने जैसे ही इसको पे करना है तो वह है अपना सिस्टम में लेजर में एंट्री करता है एक ब्लॉक और बताता है कि भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि $100 मिलियन का ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बना दिया उसने ब्लॉकचेन। जैसे ही अपने लेजर को अपडेट करेगा, साइमल्टेनियसली सभी लेजर्स में वो ब्लॉक अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये हुआ एक लेयर, जिस लेयर में ये लेयर 2 आते हैं नोड्स। नोड होगा पेयर बैंक, ये वाला नोड होगा, ये होगा नोड और ये होगा नोड। लेट्स से ये सेंट्रल बैंक है। ये सेंट्रल बैंक जो है, इसके पास पावर है कंसेंसस मैकेनिज्म की। जैसे जो वर्ड लिखा है इसको जानना बहुत जरूरी, कंसेंसस मैकेनिज्म। वो पावर सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, क्योंकि किसी ने कंसेंसस तो देनी है कि हाँ ये पेमेंट कर दो। आपने लेजर्स अपडेट कर दिए, यहाँ लेजर, यहाँ लेजर, यहाँ लेजर, यहाँ लेजर, सबके लेजर्स अपडेट हो गए, बट कोई ये बोलेगा यस ये फाइनल अथॉरिटी है कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ से यहाँ करना है, वो सिर्फ कंसेंसस मैकेनिज्म में सेंट्रल बैंक करेंगे, दोनों सेंट्रल बैंक। क्योंकि ये रियल टाइम, जैसे ही आपने लेजर पे अपडेट किया सभी के पास रिफ्लेक्ट रियल टाइम में हो गया और ये इन्होंने बोला यस पेमेंट कर दो, तो यहाँ पर पहुंचा ब्लॉक, पेमेंट कर दी गई और इस पे के पास, इसके पास पैसे, इंटीमेशन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मनी साथ ही साथ पहुंच जाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट, नो इंटरमीडिएटरीज रिक्वायर्ड, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज हैं बट वो रियल टाइम आपको सिर्फ कंसेंसस के लिए रिक्वायर्ड है। रियल टाइम साइमल्टेनियस अपडेट होते हैं सारे लेजर्स, तो आपको वो लेजर्स एक तो सीक्वेंशियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है और ऊपर रियल टाइम अपडेट होता है। तो जितने भी आपके डिसएडवांटेजेस थे, टाइम, कॉस्ट, इंटरमीडिएट्स के कॉस्ट, सारे यहाँ पर चले गए। सेकंड, यहाँ पर क्योंकि डॉलर से सीबीडीसीज में पेमेंट हो रही है, डिजिटल करेंसीज में पेमेंट हो रही है, स्विफ्ट आउट हो गया, स्विफ्ट आउट आउट हो गया। और एक चीज़ कि आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि सीबीडीसीज डिजिटल करेंसी, आगे आने वाले समय पे अगर आप बोलते हैं बिटकॉइन तो बिटकॉइन हो सकता है, अगर आप बोलते हैं ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए तो ब्रिक्स करेंसी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लॉक इसको अपने इस्तेमाल के लिए ले और कौन सी करेंसी को वह इस पे पेमेंट सिस्टम में यूज़ करे, वो सिर्फ एक करेंसी होगी। क्या है एम्ब्रिज की, क्या ताकत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे पेमेंट को एनहांस करेगा, आंसर बहुत ही सिंपल है, अभी तक आप समझ भी गए होंगे कि जितने भी इसके एडवांटेजेस हैं वही इसकी पावर है। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, वो समझ गया कि कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, बहुत फास्ट है, इंस्टेंटेनियस पेमेंट्स होती हैं। और यह एक सिस्टम है जो लोकल सीबीडीसीज डिजिटल करेंसीज को प्रमोट करता है, लोकल करेंसी को। या अगर हम चाहें फ्यूचर में ब्रिक्स करेंसी बनती है तो ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक किसी एक देश की या दो देश की प्रोमिनेंट करेंसीज को प्रमोट करना, तो वो भी किया जा सकता है। ये सैंक्शन प्रूफ है, इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स के ऊपर है, कोई ये डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं है। वो जैसे कि हम ब्रिक्स करेंसी के रूप में देख रहे हैं तो ब्रिक्स करेंसी अपना करेंसी बना के कर सकता है। एटॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब पेमेंट और करेंसी एक्सचेंज, आपने एक मैसेज तो दे दिया, जैसे स्विफ्ट मैसेज गया, बट करेंसी एक्सचेंज लेजर पे हुई और डॉलर बाद में आए। बट इसमें क्या है, करेंसी एक्सचेंज तुरंत आपका ऑटोमेटिक रियल टाइम में विदाउट एनी रिस्क हो जाता है। कंप्लायंस एंड गवर्नेंस इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि स्विफ्ट में नहीं है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंशियल रूल्स गवर्निंग की बहुत बड़ा फैक्टर है। देश विदेश सभी बोलते रहते हैं कि हमको टेररिस्ट का फाइनेंसिंग रोकना है, हमको मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, बट रोके कैसे? तब आप डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, ट्रेस बैक कर सकते हैं कि पेमेंट कहाँ से आई, किसकी आई, किसके पास गई, कोई छुपा नहीं सकता इस चीज़ को। सिक्योर है, डाटा इज़ वेरी वेरी सिक्योर। जो स्विफ्ट का डाटा है, मैंने आपको बोला था कि वो सिक्योर नहीं है, तो उसको हम समझ लेते हैं क्विकली सिक्योर क्यों नहीं है। बिकॉज आपने जैसे ही ट्रांजैक्शन किया स्विफ्ट पेमेंट में, आप पूरी डिटेल्स डालेंगे कि कंपनी ए ने कंपनी बी से, अगर उसका इनवॉइस देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इनवॉइस में लिखा कंपनी ने काम सामान लिया, कितने का लिया,
पैसा क्या है, सामान के आइटम्स क्या हैं, कब डिलीवर होगा, कैसे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने रशिया से लिया एस 400 लिया, और उस 400 की कॉस्ट है $6 बिलियन। $6 बिलियन स्विफ्ट में क्लियरली वेस्टर्न कंट्रीज ये देख सकते हैं कि दो कंट्रीज का क्या ट्रांजैक्शन है, क्या वॉल्यूम है, उसके क्या चीज़ खरीदी गई, कौन सी डेट में खरीदी गई, कब डिलीवर हो रहा है, कैसे 5 से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये जितना भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाला महकमा है वेस्टर्न कंट्रीज का, ये काम करता है और वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करता है। हालांकि मैसेजिंग बहुत सिक्योर है, बट जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्विफ्ट जो हम हैं वो हम वेस्टर्न कंट्रीज की दया के ऊपर, मर्सी के ऊपर हम हैं इस सिस्टम में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एम्ब्रिज है उसके अंदर क्या-क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ज़्यादातर आप जान चुके हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर ये काम करती है। उसको हम एम्ब्रिज लेजर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम स्मॉल एमबीएल के नाम से उसको हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं। और ये अलाउ करती है टेक्नोलॉजी कि मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स टू इश्यू एंड एक्सचेंज देयर रिस्पेक्टिव सीबीडीसीज अपने डिजिटल करेंसीज को इशू कर सकते हैं ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ये आपको बहुत ज़रूरी है। ये जो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, ये आपकी हो सकता है नोट्स डिपिक्ट किए गए हों, और साइमल्टेनियस अपडेट हर जगह हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। सेकंड इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो इस पे काम किया जाता है। ये बैकबोन है इसका, और ये अलाउ करता है सेंट्रल बैंक्स को वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जब वो कंसेंसस देंगे, वैलिडेट करेंगे ट्रांजैक्शन को, उसमें ये उनकी मदद करता है। जो सेंट्रल बैंक है ऑपरेट्स अ नोड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो सेंट्रल बैंक कई नोड्स ऑपरेट करेंगे, वो नोड्स उसको ट्रांजैक्शन वैलिडेट करेंगे। हालांकि फाइनल कंसेंसस मैकेनिज्म में सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कंप्लायंस एंड गवर्नेंस है, उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के मॉड्यूल्स उसमें हैं, ताकि हम ट्रेस बैक कर सकें कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, गलत आदमी को ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। अगर होती है तो वो ट्रेस बैक किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली पीनलाइज भी किया जा सकता है। और ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबिलिटी है इस सिस्टम में, और हर एक गवर्नमेंट, हर एक सेंट्रल बैंक अपना फुल ऑडिट ट्रेल होता है, और वो अपना पूरा कंप्लीट ऑडिट कर सकता है कि किसका कहाँ ट्रांजैक्शन कैसे कैसे किया गया है। और ये मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करेंसी सॉवरेनिटी। अब हर एक कंट्री अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज में ट्रेड कर रहा है। एक वेल डिफाइंड स्टैब्लिश सिस्टम में एक्सचेंज रेट के ऊपर दो कंट्रीज अपने सीबीडीज को प्रमोट कर रहे हैं। उनके पास पावर है कि अपनी करेंसीज को हम एक्सप्लॉइट करें और यूज करें। किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, तीसरी कंट्री का, जैसे यूएस का डॉलर्स का हमको इस्तेमाल या यूरो को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि दो कंट्रीज के बीच में हम तीसरी कोई करेंसी लेकर आएं और उसको अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज हो। तो हमारी कंट्री, हम अपनी करेंसी को इस्तेमाल करके इसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन करते हैं। ये एक इसका टेक्निकल इनोवेशन है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ये पार्ट 1 यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। पार्ट 2 में एम्ब्रिज के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, और वो जो ब्लैक में क्वेश्चंस हाईलाइट किए थे उसमें आप बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पहुंचे हैं, अपने कमेंट्स और सजेशन जरूर छोड़ें, ताकि हम अपना लर्निंग एक्सपीरियंस और अच्छा कर सकें। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि पार्ट 2 वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू सो मच।